अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, कल के शो में 9 मई के हवाले से बातचीत हुई और ऐसे लगा जैसे एक साल में हुकूमत या तहकीकाती इदारे कुछ भी करने से कासिर रहे। लेकिन कल ही एक खबर जो कि थोड़ी सी डाउन प्ले की गई, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने कोई इस पर वावेला नहीं मचाया, उसको उस तरह से टेकअप नहीं किया जिस तरह की एविडेंसेस उस रिपोर्ट में सामने आए हैं या दावा किया जा रहा है कि सामने आए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान वो वज़ीर आज़म को पेश की गई है। वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की फिर हमने वो भी उस हवाले से सुनी। आर्मी चीफ के बयान से कल आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिससे ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं कि 9 मई पर कोई समझौता होगा ना डील। बेशक DGISPR इससे पहले ऐसी ही बात कर चुके थे, लेकिन आर्मी चीफ की बात ने तो जैसे मोहर लगा दी। अब कल मैंने आपसे ये सवाल किया, तो फिर इसके बाद आइंदा क्या होगा और किस बुनियाद पर होगा? वो बुनियाद अब इस रिपोर्ट में सामने आ गई है जो कल कैबिनेट को पेश की गई, और वो ये कह रही है कि फ़ौजी तंसीबात पर पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी में इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा किया था। इतनी हैवी वेट ये रिपोर्ट है और इसमें एक एक बंदे को आइडेंटिफाई किया गया है, मुकम्मल कहा जा रहा है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, सबूत मौजूद हैं। आपके पास तो सुना है, रिपोर्ट बजाते खुद आ चुकी है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है वो तो आप हमें बताएंगे ही। मेरा सवाल ये है, रिपोर्ट आ गई, निशानदही हो गई, राना सनाउल्लाह साहब की इस पर एक स्टेटमेंट आई है, उसकी भी वजाहत आप ही बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? जमात पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, क्रैकडाउन होने की बातें हो रही हैं, और अब कहा जा रहा है कि सजाएं ज़रूर मिलेंगी। वाकई ये बहुत आपने अच्छा इंट्रो दिया है समझाने के लिए ये क्या हो रहा है। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने अखबार पढ़ी, तो मैंने हेडलाइन पढ़ी कि जी इस किस्म की एक कोई रिपोर्ट आई है और वो काबीना में प्रेजेंट की गई है, और उसमें लिखा गया है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस स्टेज पे इन्वॉल्व थे, ये जो मे 9 का जो वाक़या हुआ है, और उनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई है और एक रिपोर्ट बनी है और वो काबीना में पेश हुई है। अच्छा, अब उसमें जो मोटी मोटी बात उस अखबार के जो मजमून था उसमें थी कि जी के 14 लोग मारे गए ड्यूरिंग दीज राइट्स। अच्छा, 423 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से ज़्यादातर पुलिस के लोग थे। 40 पब्लिक और गाड़ियाँ और बिल्डिंग्स और 15 प्राइवेट बिल्डिंग्स डैमेज की गई। कोई 160 के करीब गाड़ियाँ, जिनमें से 137 पब्लिक गाड़ियाँ थी, उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज किया गया, और कोई 17 अरब रुपए का नुकसान किया गया। एक तो ये उसमें इस रिपोर्ट में लिखा है। दूसरी ये है कि इस रिपोर्ट में जो लिखा है कि जी कहाँ कहाँ हमले हुए, ये जो जट्ठे थे, ये जो इन्होंने कहाँ कहाँ जाके हमले किए। उन्होंने लिखा है कि GHQ रावलपिंडी के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद वो कहते हैं PAF बेस मियांवाली पे हमला हुआ, ISI के जो दफ्तर थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर वहाँ घेराव हुए, बन्नू कंटोनमेंट, फ्रंटियर कंस्टेबलरी की फोर्ट्स इन चकदरा एंड तिमरगरा, कोर कमांडर्स रेजिडेंस जिना हाउस इन लाहौर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी, जिसकी वजह से मेरा जैसे कहते हैं ना एंटेने खड़े हो गए कि यार ये तो हमें ये कहा जा रहा है कि जी पूरे साल के अंदर कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई पता नहीं चला, सारे यही रो रहे हैं जी कि साल हो गया कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और किया ही इन्होंने खुद है, मोहसिन नकवी साहब ने और IG पंजाब ने करवाया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कल रात को ये प्रेजेंट की गई। अच्छा, ये रिपोर्ट जनवरी में केयरटेकर गवर्नमेंट ने ये ऑथराइज की थी। इसमें 4 मिनिस्ट्रीज और इन्वॉल्व, 4 मिनिस्टर्स, लॉ, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, होम मिनिस्ट्री और इंटीरियर होगी, और एक और मिनिस्ट्री थी जो कि ह्यूमन राइट्स थी, लॉ मिनिस्ट्री थी, एंड हमारे मुर्तज़ा सुलंगी साहब थे ना वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। अच्छा, तो ये 4 मिनिस्ट्रीज और इन्वॉल्व, और इन्होंने ये तफ्तीश की। एक्चुअली मेरा ख्याल है नाम इनका आ रहा है, मगर रियल तफ्तीश जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने की है, जिसके अंदर कोई पुलिस अफसर भी थे और एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी थे, मगर उनका जिक्र नहीं है। मगर हमें पता है कि वज़ारत दाखिला सपोर्ट फराहम करेगी, ये बताया गया था। मतलब ये इसका ये है। अच्छा, तो मैंने फिर ये तफ्तीश पता किया कि भाई ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है, क्या बात है, इसके अंदर कोई डिटेल नहीं हमें दी गई जो अखबार में आया। अच्छा, तो आज मैंने फिर थोड़ी सी चिड़ियाँ दौड़ाई, तो पता ये चला कि किसी मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं अभी तक। रिपोर्ट शायद मिली सबको, अंग्रेजी में रिपोर्ट है। अच्छा,
मेरे पास अब आ गई है, अभी आधा घंटा पहले मैंने ये मुहैया कर ली है। 26 सफ़े की 26 सफ़े की ये रिपोर्ट है। अच्छा। और ये भी पता चला है कि जिन मिनिस्टर्स के पास ये है उन्होंने पढ़ी तक नहीं है अभी तक। और इसकी क्या वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, होम मिनिस्ट्री ने या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, सिवाय ये कि छोटी सी स्टोरी लीक हो गई है इसकी एग्जीक्यूटिव समरी की, जो कि जंग ग्रुप ने नुमाया करके थोड़ी शाया की है, मगर उसके अंदर डिटेल नहीं दिए गए। अब तो मैं बड़ा परेशान था कि यार ये पढ़नी तो चाहिए, इसमें है क्या। तो अब पता चला इसमें तो काफ़ी कुछ है। पूरा एक केस बनाया गया है कि कैसे एक पहले इमरान खान साहब के बयान की वजह से और जो उनकी हिदायत की वजह से ये एक माहौल बनाया गया टू लीडिंग अप टू May 9th। अच्छा। फिर May 9th के दिन ये जो सारे मुख्तलिफ इदारों के दफ्तरों दफातर या घरों के ऊपर जो लोग गए हैं, वो कौन उसको लीड कर रहा था, कौन ट्वीट्स कर रहा था कि उधर चलें, ये करें, वो करें, उन सब के नाम इसमें आ गए हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। कम जो ट्वीट्स जिन लोगों ने किए हैं कि इधर चलें, ये करें, और शायद इन्होंने कुछ तफ्तीश, कुछ लोगों को पकड़ा भी है जो पकड़ दकड़ हुई उसके बाद। तो उसके बाद उनसे भी पूछा गया कि आपको किसने कहा वहाँ चलें, आपको किसने कहा इधर चलें, एंड सो ऑन। तो उसके बाद फिर उन्होंने ठीक ठाक नाम आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ। अच्छा। तो मैं आपको चाहूँगा कि पहले तो मैं आपको बता दूँ कि किन लोगों के नाम आए हैं, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन क्या है कि आगे फिर क्या करना है। हाँ बिल्कुल। और क्या कहाँ जाना है, क्योंकि इस कमेटी को ये काम दिया गया था कि ऐसे इकदाम भी तजवीज़ करने हैं कि आइंदा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो सके। तो फिर आपने तो रिपोर्ट पढ़ी है, इसका मतलब आइंदा के लिए सजेस्ट जो किया गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। और जो नाम है सिटी साहब, उस हवाले से ज़ाहिर जहन में ये सवाल भी आता है कि वो लोग भी होंगे जो ताइब हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, उन लोगों के भी नाम है। अब देखना ये है, मैं आपको नाम पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा। फिर आप बताएं कि वो लोग जो पार्टी छोड़ चुके हैं, हाँ, क्या उनके नाम क्यों नहीं है इसके अंदर। हाँ। या कुछ लोगों के हैं, हाँ, क्योंकि शायद वो वापस पार्टी में चले गए हैं। तो इसलिए मैं ये आपको बताता हूँ कि शुरू ये करते हैं कि हमाद अजहर साहब से। अच्छा। लीड रोल तो अभी भी कायम है अपनी जगह पर। तो हमाद अजहर साहब के ट्वीट्स को उन्होंने बड़े गौर से मॉनिटर किया। अच्छा। उसके बाद जरताज गुल साहिबा, ओके, उसके बाद मुराद सईद साहब, फ़रख हबीब साहब, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, अनम शेख, शंदाना गुलजार खान, कंवल शौज़ेब, उसके बाद सेनेटर एजाज चौधरी, फिर मिस्टर फैसल जावेद, फिर शहरियार अफरीदी। ये वो लाहौर कंटोनमेंट, ये तो पूरे मुल्क से होंगे क्योंकि शहरियार अफरीदी तो उधर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि कौन कहाँ। फिर उन्होंने नाम लिया है जो व्लॉगर्स थे, जी, जिनको उन्होंने मॉनिटर किया और वो समझते हैं कि दे आर आल्सो, उन्होंने किरदार अदा किया। ओके। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजात खान, मुईद पीरजादा, शाहीन सबाए, ठीक है जी, इनके मेन नाम है। अब लाहौर के अंदर जो लोग जिनका उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, मिस्टर मुराद सईद, जमशेद इकबाल चीमा, ज़ुबैर न्याजी, उमर चीमा, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, हसन न्याजी, आयशा इकबाल, आलिया हमज़ा, मुनीज़ा हसन, मुसरत चीमा, अलीमा खान एंड नौशीन हामिद। अच्छा, अब आ जाइए GHQ। सदाकत अब्बासी, कमल शोज़ेब, वासिक कयूम शोज़ब, उमर भट्ट, जहांगीर भट्ट, राजा उस्मान, आतिफ कुरैशी, मुस्लिम खान, जीशान मुमताज़, कैसर खान, ज़की भट्ट, मलिक आबिद, समीबिया ताहिर, आसिफ महमूद, तैयबा इब्राहिम, शबाना फयाज़, अज़हर मीर, हसीब नकवी। अच्छा। गुजरावाला में जो अटैक हुए, गुजरावाला कंटोनमेंट में, जमाल चीमा, बाव अकरम, शबीर माहर, अली अशरफ मुग़ल, माहर सादिक, रिजवान भट्ट, उमर अशरफ, अंसार नत, नजफ शिराजी, राना ज़काउल्ला और असदुल्ला पापा। ये देखिए उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए कहाँ नाम दे दिए। मियाँ वाली में अमजद अली ख़ान, मलिक अहमद ख़ान बच्चर, ठीक है जी। और फिर अमजद अली ख़ान और मलिक अहमद ख़ान, सलीम गुल ख़ान, अमीर ख़ान स्वानसी, आलम ख़ान एंड अमीनुल्लाह ख़ान। इस्लामाबाद में शहरियार अफरीदी, खालिद वज़ीर, अमीर मुग़ल, चौधरी जहांगीर, वजाहत समी, खालिद ख़ान और राजा शाहिद नवाज़। मुल्तान मलिक आमिर डोगर, सलीम अकबर लबार, नदीम कुरैशी, खालिद जावेद वड़ाइच,
खुर्रम लियाकत और जैन कुरैशी। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं, ये तो उनके हैं जिनके नाम उन्होंने लिख दिए हैं। अब आप ही बताएंगे किनके नाम इसमें नहीं आए। हाँ, कुछ हैं ऐसे जो मेंशन कर दिए गए लेकिन पार्टी वो छोड़ दिए गए थे। हैरत है वैसे, अली जैदी साहब का जैसे इसमें नाम है। हाँ। चीमा उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी लेकिन इसके बावजूद उनके नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं। इसका मतलब है कुछ आए रडार में, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए, वो मेंशन नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब ये तो आ गया, वो कहते हैं जी कि एक साजिश के तहत इन लोगों को, मुख्तलिफ लोगों के जो ग्रुप से, उनको कहा गया कि आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं। और वो कौन लोग थे जो ये ट्वीट्स कर रहे थे जिसके ज़रिए उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, उनके नाम भी आ गए। इन्हीं के अंदर से उनके नाम है। अच्छा, तो एक तो ये उन्होंने ये कंस्पिरेसी के ऑर्गेनाइज्ड प्लान तरीके के साथ ये सब टारगेट्स किए गए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसके रिकमेंडेशंस क्या है? जाहिर है वो कहते हैं खान साहब ने ये इंस्टिगेट किया है, प्लानिंग किया है, मरकजी किरदार वही है। हाँ। मगर अब वो आगे जाके जब उनसे पूछा जाता है कि जी इसका क्या करना है, रिकमेंडेशन क्या है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है। वो सबसे पहले कहते हैं कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन। अच्छा, कौमी मुफाहमत की जरूरत है अर्जेंटली। अच्छा, फौरी, ठीक है। और इररिस्पांसिबल पॉलिटिक्स हैज पोलराइज्ड सोसाइटी। न्यू रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स मस्ट डीपोलराइज सोसाइटी। तो ये रेकमेंड कर रही है कि नेशनल रिकंसिलिएशन हो। ठीक, मगर इस वक्त जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है वो नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं जा रही। वो डट गए उधर, ये डट गए इधर। ये कह रहे हैं हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है और हम छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ तक आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया कि पार्टी को बैन करने का भी दिया जा रहा है, और या पार्टी की एक्टिविटीज पे पाबंदी लग सकती है और ये सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा ज़ाहिर है इसकी रिकमेंडेशन है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है वो जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाए। ठीक है, मगर ये कहते हैं कि जो 9 मई के जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी तीनों चीज़ें कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी कह रहे हैं, नेशनल रिकंसिलिएशन भी कह रहे हैं, और इकोनॉमिक रिवाइवल भी कह रहे हैं। इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं इस रिपोर्ट के अंदर। वो क्या है? यही है, एक तरफ कह रहे हैं नेशनल रिकंसिलिएशन, दूसरा कह रहे हैं इन सब के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि निगरान हुकूमत के दौर में ये रिपोर्ट अगर तैयार की गई तो ये हुकूमत इसलिए उसको इस तरह से सीरियस नहीं ले रही, या ये वाकई इसमें ऐसा सब्सटेंस है जो चार्जशीट बन सकता है और PTI के खिलाफ मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट? मेरा ख्याल है इसी किस्म की बातों के ऊपर फैसला जो कि फ़ौज के अंदर जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि हम अकाउंटेबल करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जिन लोगों ने बनाई है उनके ज़ाहिर है रिपोर्ट के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑडियो और वीडियो कॉन्वर्सेशंस हैं या जो एविडेंस है वो तो नहीं ना इसमें दिखाई गई। वो तो जब केस चलेगा या बनाए जाएंगे तो उसके अंदर दिखाई जाएगी ना। अच्छा। क्योंकि अगर ये एजेंसियां ये कहती हैं कि ये हमने मॉनिटर किया है और ये ऑडियो हमारे पास, तो आजकल तो ऑलरेडी मसले बने हुए ना कि आपने किस कानून के तहत। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पीछे पे गया, तो ये एक एविडेंस जो है ऑडियोज की वो तो उड़ गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये तरीके से इसको बनाया गया है कि ये काफ़ी है टू स्टार्ट द प्रोसेस, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अगर ऑडियो और वीडियो नहीं दिखा सकते, हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में तो ऑडियो वीडियो आप कर सकते हैं ना। वो तो पेश किया जा सकता है। तो अब ये है, मगर ऑडियो वीडियो कर सकते हैं, जो आपने टैपिंग की है वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम है तो वो तो अलाउड नहीं होगा ना। हाँ, ये इश्यूज है। लेकिन मुझे इस पे आपसे ये जानना है कि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले तो रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया, लेकिन साथ ही एक शो में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोई अबहाम बाकी नहीं है और हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए। फिर वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की मुतफ़िका करारदाद की रोशनी में PTI की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया जा सकता है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। वो काम जो ममनुआ फंडिंग के बाद नहीं हो सका वो अब होने जा रहा है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है ये उसके ऊपर सोच हो रही है। अच्छा। और उसका मसला मैं आपको बताऊं वो यही है कि सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं नेशनल रिकंसिलिएशन के लिए। अच्छा। तो और मामला तय नहीं हो रहा और जुडिशरी का जो रुख है वो अब नज़र आना शुरू हो गया है इस्टेब्लिशमेंट को भी और इस हुकूमत को भी, कि जुडिशरी जो है वो
टिल्ट हो गई है टुवर्ड्स इमरान खान एंड पीटीआई। इसीलिए बहुत से केसेस रुके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे, और जो इन्होंने जल्दी जल्दी कन्विक्शंस भी कराई हैं वो भी ओवरटर्न हो रही हैं। अच्छा। और ये जो जुडिशरी के अंदर जो एक बैकलैश आई है कि जजेस ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे अंदर इंटरफेरेंस है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द, अब मसला बन गया। पहले ये नहीं मसला था। पहले हमारे तारीख में ये है कि जब भी जरूरत पड़ती है जुडिशरी काम कर देती है आपका। बिल्कुल ठीक है, आप पार्टी बैन करें, जुडिशरी कहती है बैन होगी। हाँ। ठीक है, आप किसी को एक्सिक्यूट कर दें, जुडिशरी कहती है सही एक्सिक्यूशन है। हाँ। तारीख तो यही बताती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, अगर फर्स्ट तरह रेफरेंस भी भेजती है अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तो वजारत दाखिला तो कर सकती है ना इस रिपोर्ट पे कुछ, जो क्या कर सकती है? उन्होंने मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि अब नरमी से पेश नहीं आना, हमने 9 मई से सीखा है ये सबक। तो नरमी क्या करेंगे अब? नरमी से पेश नहीं आना, क्रैकडाउन्स होंगे, देखे ना उसमें सारा आइडेंटिफाई किया गया पहले भी तो गिरफ्तार करके छोड़ना पड़ा। हाँ, कुछ जिनको छोड़ना पड़ा उनको दोबारा पकड़ लेंगे, तो फिर अदालत छोड़ देगी दोबारा केसेस। और हैरत की बात है एफआईआर में बगावत के से रिलेटेड कोई दफात नहीं लगाएंगी, जो एफआईआर इस रिपोर्ट के अंदर भी बगावत का जिक्र नहीं है। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि प्लान क्या था, ये नहीं था कि आर्मी के अंदर बगावत की जाए। अच्छा। ये रिपोर्ट ने जिक्र नहीं किया उसका। इसने क्या कहा है, ये रिपोर्ट कहती है कि खान साहब का प्लान ये था कि ये सारा कुछ किया जाए, इंतशार फैलाया जाए, फौज को अटैक किया जाए पब्लिक की तरफ से, फिर जो करंट लीडरशिप है इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा फ्रॉम विद इन द आर्मी कि आप मज़ाकरात करें, इसको रेकनसाइल करें। इसीलिए इस रिपोर्ट ने फिर नेशनल रेकनसिलिएशन की तरफ इशारा किया है। अच्छा। तो ये नहीं कह रही कि बगावत हो रही थी, ये कह रही है प्रेशर टैक्टिक था। ओके। अब ये जो है ना, ये बात पीटीआई के हक में जाएगी कि अगर प्रेशर टैक्टिक था तो बगावत नहीं थी, तो फिर बगावत की तो आप बात कर ही नहीं सकते। कोई कंस्पिरेसी थी टू क्रिएट प्रेशर, तो वो तो सियासत पे कंस्पिरेसीज होती हैं टू क्रिएट प्रेशर, चलती हैं। वो तो ये जो जलसे जुलूस होते हैं, ये क्या होता है? हाँ। ये प्रेशर टैक्टिक्स ही होते हैं ना। तो इसे धमाका खेज ना समझा जाए इतना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसीलिए शायद इस रिपोर्ट को हाईलाइट नहीं किया गया कि इस रिपोर्ट में एक तरफ तो इसका ये पहलू है कि ये लोगों ने ये किया, एक साजिश थी, मगर वो साजिश की नौयत क्या थी? क्या वो आर्मी चीफ की छुट्टी कराना चाह रहे थे, या वो ये चाह रहे थे कि प्रेशर पड़े आर्मी चीफ के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर कि आप तशद्दुद का रास्ता बंद करें, इमरान खान के साथ बातचीत करें और इसको वापस कोई रास्ता खोलें ताकि नेशनल रिकन्सिलिएशन हो? तो मैं ये समझता हूँ इसकी वजह से इस रिपोर्ट को हाईलाइट नहीं किया गया। हालांकि इसके अंदर लोगों के नाम लिए गए हैं और ये कहा गया कि इतना नुकसान हुआ और ये हुआ और वो हुआ। तो अब ये है कि ये गवर्नमेंट क्या करेगी? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सारी बातें चल रही है ना कि कोई रास्ता निकाला जाए नेशनल रिकन्सिलिएशन का, ये जो बातें चल रही है ना, माफ़ी मांगे नहीं मानते, कौन होता है, प्यो को माफ़ी नहीं मंगी तो को की मांगा, मेरा ख्याल है कि ये एक अब रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। अब ये रिपोर्ट इसीलिए इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये किसी और तरफ ले जा रही है बात को। और वो शायद आजकल की जो लीडरशिप है पीडीएम की और एस्टेब्लिशमेंट की, वो शायद उस तरफ वो नहीं ले जा सकती या नहीं ले जाना चाहती। ठीक है। और उधर खान साहब जो हैं वो भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बेंड नहीं करना चाहते किसी से। और उनका प्लान अभी ये, इसीलिए एक तरफ कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, दूसरी तरफ ये कहते हैं हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ। एक दिन कहते हैं हम हुकूमत से बात करेंगे, दूसरे दिन कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, फिर कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बात करेंगे, फिर कहते हैं पावर तो वही है उसी से बात करेंगे। तो इसीलिए ये सारी कन्फ्यूजन चल रही है यहाँ। ठीक है। मगर ये रास्ता अभी बंद है। हाँ। और ये रिपोर्ट जो है ये अधूरी किस्म की रिपोर्ट है, इसीलिए मेरा ख्याल है इसको अहमियत नहीं दी गई। हाँ, लेकिन ये निगेट कर रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दावे को इमरान खान साहब के, इतना तो निगेट कर रही है। वो तो जाहिर है कि फॉल्स फ्लैग बिल्कुल नहीं है, ये तो सारा कुछ हुआ है। हाँ। ये किया गया है। अच्छा। जिस चीज़ को निगेट कर रही है कि क्या ये फौज के अंदर बगावत करवानी थी, वो निगेट कर रही है, वो नहीं है। इसका मतलब है राणा साहब भी यही बात कर रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आधी रिपोर्ट है, काइंड ऑफ आधी चार्जशीट है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप साबित कर दें कि हम कसूरवार है 9 मई में, तो हम माफ़ी मांग लेंगे। तो उस कसूरवार तो हैं। अच्छा, चले माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने की पड़ेगी, मगर क्या वो माफ़ी कबूल होगी? जिस किस्म की हरकतें पीटीआई करती है और जो उनके लीडर हैं वो तो किसी को माफ़ नहीं करते, तो वो माफ़ी किससे मांगेंगे? वो खुद तो माफ़ नहीं करते, तो माफ़ी मांगेंगे किससे? चले वो खुद तो शायद ना मांगे, लेकिन उन्होंने 9 में अपना एक नुमाइंदा और उसको एक टास्क सौंप दिया है। मेरा ख्याल है, मैं आशा एक बात बता दूं, ये मामला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। हाँ। इस वक्त बिल्कुल ऐसे है सारा कुछ। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक रिवाइवल तो हो जाएगी 2 साल तक, क्योंकि मुश्किल फैसले अब लिए जा रहे हैं, मगर क्या कोई सियासी रिवाइवल होगी? क्या कोई सियासी ओपनिंग मिलेगी? क्या अगले साल इलेक्शन होंगे?
मैं नहीं समझता। चले इस साल सर्दियों से पहले पहले तो बहुत कुछ हो सकता है ना, हो सकता है कि करीब आ जाए, हो सकता है कि दूर हो जाए। सर्दियों से पहले क्या होगा? सर्दियों से पहले सावन का महीना आएगा और हमें ब्रेक लेनी होगी, हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कुछ नहीं हो रहा सर्दियों। वेलकम बैक टू द शो। वज़ीर इत्तलात थे इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब का नाम मैं ढूंढती रही कि शायद आप रिपोर्ट में उनका नाम देंगे, लेकिन आपने नाम नहीं लिया। शिरी मज़ारी साहिबा का भी नाम, असद उमर साहब का भी नाम, शफकत महमूद साहब का भी, एजाज चौधरी साहब का नाम कहीं नजर आया? अच्छा वो है, चलें ठीक है। लेकिन फवाद चौधरी साहब का नाम नजर नहीं आया, लेकिन वो आ रहे हैं हल्के हल्के खबरों में, और हल्की फुल्की वो जिसको कहते हैं ना हल्की फुल्की पोली पोली टोलकी, हल्की फुल्की वो भी बातचीत ऐसी कर रहे हैं जैसे ऐसा लगता है कि वो कुछ करने का समझ नहीं आ रही उन्हें कि वो बात क्या करें। वो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शमूलियत, जो बाकायदा तौर पर शमूलियत है, वो दूर नहीं है और ये अपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा। अच्छा, वो जमात इस्लामी को तो एक तरफ रख लेते हैं हम, मौलाना की जब भी बात हो या मैं आपसे सवाल करूँ तो आप कहते हैं खारिज अज़ इम्कान है कि वो दूसरी तरफ जाके बैठे मौलाना, जैसे माजी में वो जहाँ रहे हैं वो वहीं रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो उन हलकों को, उन क्वार्टर्स को पसंद शायद ना आ रही हो, लेकिन इसके बावजूद मौलाना को कोई इंगेज नहीं कर रहा। वाई? मौलाना भी किसी को इंगेज नहीं कर रहे अपोजिशन से। मौलाना अपनी अपोजिशन कर रहे हैं। वो किसी सूरत में पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े होंगे, किसी सूरत में भी। मौलाना का प्रॉब्लम क्या है? मौलाना ये समझते हैं कि पिछली इलेक्शन जो हुई है उसमें जो गड़बड़ हुई है, या तो उन्हें भी उस गड़बड़ में आउट कर दिया गया। अच्छा, उन्हें शक है? नहीं शक नहीं, वो कन्विंस्ड यकीन है। अच्छा, उन्हें यकीन है कि ठीक है, आपने पीटीआई के साथ जो करना था वो तो किया, आपने हमें भी नॉकआउट कर दिया। उनका ख्याल है कि शायद वो कुछ सीटें जीते हुए थे तो इनको जीतने नहीं दी। ये उनका शक है। और उनको तो इसलिए अब वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है। और उनके जलसे जो हैं दे बिगर देन पीटीआई और नून लीग और एनीबडी एल्स। बहुत बड़े जलसे उनके, और वो पूरा प्रोग्राम है हर हफ्ते कोई ना कोई जलसा करने का। तो उससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि वो अपना सपोर्ट बेस दिखा रहे हैं। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं, उनका जो मेरा जो असेसमेंट है उनका ये है कि जी आपने इस्टेब्लिशमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर जगह पे उनका हाथ फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, और इकॉनमी भी उन्होंने टेक ओवर कर ली है, और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस भी उनके हवाले हो गई है, और ये जो हुकूमत है इसकी कोई अहमियत नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता एक नया सिस्टम बनाने की तरफ जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट। और अगर इनको जाने दिया तो ये सबका नुकसान हो जाएगा, और वो अपना सोचते हैं क्योंकि उनकी भी तो बहुत बड़ा स्टेक है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। तो इसलिए उन्होंने एक हार्ड लाइन ले ली है। वो कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ चाकू रख दिया किसी ने, ठीक, तो फिर हम भी किसी के यहाँ चाकू रख देते हैं, अदरवाइज ये चाकू हटेगा नहीं हमारे जो गले पे रखा हुआ है। जब तक हम किसी और के चाकू नहीं रखेंगे जिसने हमारे ऊपर ये रखा है, तो वो फिर रखा रहेगा, वो काट ही ना दे किसी वक्त। क्योंकि अभी आप देखिए ना कि इस इलेक्शन में जेयूआई तो आउट साइडलाइन हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो भी गई है क्योंकि नई सीटें मिली, और उनका ये ख्याल है कि डिलिबरेटली उनको रोका गया है। 3-4 सीटें और मिल सकती थी जो नहीं उनको मिली। या अगर ये कहा जाहिर है, ये कहते तो नहीं है, मगर तबसरे में तो ये कहना पड़ता है कि जैसे कुछ नून लीगों को सीटें मिल गई हैं तो इनको भी मिल सकती थी, मगर इनको नहीं दी गई, इनको नहीं दी। तो अब बात यह है कि मौलाना इज़ अ स्टेक होल्डर, पूरी एक इंस्टीट्यूंसी है मौलाना की, और उनको आउट कर दिया गया बिल्कुल। तो जाहिर है वो ये शक कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। नून लीग को तो अकोमोडेट कर लिया, पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट कर लिया, तो इनको क्यों नहीं अकोमोडेट किया? पीडीएम इन्होंने तो नहीं था इनको अकोमोडेट करना। पीडीएम और सारी कैंपेन उन्होंने वो लीड की, और पीडीएम वालों ने भी इनके लिए कोई लड़ाई नहीं की कि इनको भी हमने इंक्लूड करना, कोई भी नहीं उनसे। तो वो कहते हैं इसका ये मतलब है कि इसमें पीडीएम का और नून लीग का और पीपल्स पार्टी का हाथ नहीं है, ये किसी और का हाथ है जो कहते हैं इनको नहीं लेना आपने। लेकिन नहीं तो वो अकोमोडेशन हो जाती ना, बलूचिस्तान में अकोमोडेशन हो जाती, केपी में अकोमोडेशन हो जाती, गवर्नर बन जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, एक आध मिनिस्ट्री मिल जाती। केयर टेकर में तो रहे हैं, तो क्यों नहीं मिली सीटें? एडवाइजर भी बनते हैं। अभी राना सनारा साहब को अकोमोडेट कर दिया गया है, और लोगों को अकोमोडेट कर दिया गया है, स्पेशल असिस्टेंट विद द रैंक ऑफ मिनिस्टर। मौलाना नेशनल असेंबली में बैठे हैं, बैठे हैं ना, तो मतलब है कि अकोमोडेशन तो हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है उनका ये सोच जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ है उनको,
और मौलाना को भी साइडलाइन करने की कोशिश की। इसकी वजह क्या हो सकती है? अब इसकी क्या वजह हो सकती है, मेरा ख्याल है क्योंकि जो अलायंसेस बने हैं इस वक्त सियासी तौर पे, वो बलूचिस्तान के अंदर तो नून लीग के लोगों को और पीपल्स पार्टी के लोगों को अकोमोडेट करना पड़ा, तो इनके बगैर फेडरल गवर्नमेंट नहीं चलती। तो वहाँ वो जो लोग हैं लोकल लेवल पे वो मौलाना को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वहाँ मौलाना को देते कुछ तो वो फिर चलता ना, लड़ाई झगड़े होते। तो उन्होंने सोचा क्लीन काट ही रखा जाए, मौलाना को भी बाहर रखा जाए, एक आध सीट दे के गंदी डालना, क्योंकि वो आके ये भी मांगेंगे ये भी मांगेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बैड स्ट्रेटजी रही है एस्टेब्लिशमेंट की। अगर अकोमोडेट कर लेते तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अकोमोडेशन की, 2-3 मिनिस्ट्रीज मिल जाती, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी लड़ाई घाटे का सौदा नहीं था। अगर कर ले तो हाँ, राजी रह जाते। और ये मेरा ख्याल है मौलाना ये समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी या नून लीग तो अपनी जगह पे जाहिर है वो तो यही चाहेंगे सबसे ज़्यादा सीटें हमें मिलें, हम सबसे ज़्यादा ओहदे हमें मिलें। मगर अगर एस्टैब्लिशमेंट ना रोकती तो शायद मौलाना मिलके उनके साथ कुछ समझौता कर लेते या वो मौलाना के साथ राब्ता करते। हाँ। अब दिलचस्प बात तो ये है कि उन लोगों ने भी राब्ता नहीं किया, तो शक तो यही पड़ता है कि उसको कहा गया कि कोई ज़रूरत नहीं जाने की वहाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है मौलाना का गुस्सा इस बात की भी है। अब वो अपना स्ट्रीट पावर भी दिखा रहे हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट को अटैक भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो हमें साइडलाइन करने की कोशिश कर दी। वो कहते हैं पीटीआई तो अपनी जगह पर, हमें हमारे ऊपर क्या हम। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना, मैं कहता हूँ मौलाना इज़ नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और ये एस्टैब्लिशमेंट कभी भी मौलाना के खिलाफ नहीं रही। मगर ये जो आज ये जो वक्त आया है, इस एस्टैब्लिशमेंट ने मौलाना का सौदा नहीं किया। और मौलाना जो है जाहिर है इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, उन्होंने भी उनका ख्याल करना है। तो ये सस्ता सौदा था, ये करना चाहिए। लेकिन मौलाना किस हद तक जाएंगे बात समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको एज अ ग्रीन सिग्नल ले रही है फ्रॉम द साइड ऑफ मौलाना। नहीं, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। मौलाना ये एजिटेशन रखेंगे। मौलाना कहते हैं इलेक्शन कराओ। अब आप सोचें कैसे इलेक्शन हो सकती है? इलेक्शन करवाएंगे तो उसमें पीटीआई जीत जाएगी, नून लीग हार जाएगी, पीपल्स पार्टी हार जाएगी इन इलाकों में। अपने इलाके में पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, नून लीग उड़ जाएगी और मौलाना को कुछ नहीं मिलना, फिर कुछ नहीं मिलना। तो फिर इसलिए ये जो डिमांड है ना इलेक्शन कराना, ये प्रेशर टैक्टिक है राइट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन इन्हें एंगेज तो करना पड़ेगा किसी और यही मैं समझता हूँ कि सस्ता सौदा था, ये कर लेते तो बेहतर था। अभी भी लेट नहीं है और इनको करना चाहिए अगर इनका लॉन्ग टर्म है। ठीक है, क्योंकि मौलाना ये जो जलसे कर रहे हैं इट्स अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, और मौलाना दिन ब दिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट और भी बातें कर रहे हैं। हाँ, जो बातें कर लेंगे लेकिन पीटीआई की तरफ नहीं जाएंगे, ये आपका एनालिसिस है। 100% नहीं जाएंगे। वेरी राइट। वो अपना करें, ये अपना करेंगे, क्योंकि ये अपना प्रेशर डाल रहे हैं, वो अपना। फिर ये होगा ना कि अगर ज्यादा प्रेशर बन गया दोनों तरफ से तो फिर किसी एक के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना, पीटीआई के साथ तो बात होगी नहीं, तो फिर इन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी। चले, ये है गेम प्लान मौलाना फजलुर रहमान का। लेकिन ये आरिफ अलवी साहब सदारत से उतरे हैं तो सालसी की तरफ जा रहे हैं, क्या सुना है कोई टास्क सौंपा गया है उन्हें इमरान खान साहब की तरफ से? नहीं, वो मैं आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब ने मोरे छोड़ दिए, उनको भी पता है कि इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं, पार्टी बैन कर दें, सियासत बैन कर दें। ठीक, वो और बात है कि जुडिशरी से जाके 6 महीने के बाद रिलीफ मिल जाएगी या कुछ ना कुछ, मगर रियासत के पास बहुत से पावर्स होते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई तंग कर सकते हो। ठीक है, धमकियाँ, तंग करना, अरेस्ट करना, फिर छोड़ देना, हरासमेंट तो कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस भी बड़ी हो गई है, लोगों को उठाना, जेल में डालना, फिर वो भागना, उन्होंने बेलें करानी, फिर आवाम भी थक जाती है ना। हाँ, तो अब बात यह है कि और मोहसिन नकवी साहब का आपने भी हवाला दिया, वो कहते हैं कांपा टांग देंगे कि यही कहते हैं नरमी नहीं करनी, नरमी नहीं करनी। तो और चीफ ने भी यही बात कही है, यही बात कही है ना कि जी बहुत हो गया, अब ना डील ना ढील। हाँ, ना डील और इररिफ्यूटेबल एविडेंस, और छोड़ेंगे नहीं। आईएसपीआर ने भी यही कह दिया। बाय द वे, उनकी आईएसपीआर साहब ने जब मेजर जनरल साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज की खबर ये है कि उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। जी, जी ऐसा ही है, ये ताज़ा खबर आई है। हाँ, तो इसका ये शो करता है ना, सिग्नलिंग है जी। वो उधर पीटीआई कह रही है महकमाना कार्रवाई करे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे क्यों की? अब बात ये है कि ये दिस इज सिग्नलिंग कि यू नो जो उन्होंने बात कही है टोटल बैकिंग है, इदारा उनके साथ, और नॉट ओनली दैट, वेल डन। हाँ, असल में मुख्तलिफ ब्लॉगर्स कह रहे हैं ना कि भाई वो प्रेशर में की, लेकिन इदारा उनके साथ खड़ा है। कोई प्रेशर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है, मगर उन्होंने काउंटर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई ब्रेक थ्रू की कोई गुंजाइश नहीं है, कि अभी हालात और ख़राब होंगे, अभी बेहतरी का कोई चांस नहीं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद प्रेशर आ सकता है। इसके साथ मैं ले लूँ ब्रेक? ले ले, उधर ब्रेक नहीं लगनी, हम ले लेते हैं एक ब्रेक।
शो में एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब, आपके फॉलोअर्स इतने अच्छे, इतने लोडेड, इतने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। हम कौन सा चुने, कौन सा रहने दें, बहुत मुश्किल होती है ये चॉइस। मैं आपसे कह रहा था कि ये सारे तबसरे बंद करें हम, और कम से कम हफ्ते में एक प्रोग्राम जो सवाल आते हैं सबको एड्रेस करें। अच्छा, आप लोग मानते नहीं हैं, आप हमेशा वो जो आज की खबर है उसको करें, उसको करें, करते रहे। अच्छा, आपके बारे में फरमाइशें इतनी है, मैं तो कहती हूँ कि वो अब कल का प्रोग्राम जो है हम किसी और चीज़ पे ना करें, सिर्फ ये जो इस वक्त दर्जनों के हिसाब से सवाल पड़े। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास ये फाइल्स बन रही हैं। हाँ, नहीं वो ये है कि ताज़ा इशू के हवाले से भी लोग, जितने भी आपके ऑडियंस है, आपके व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपका उसके ऊपर टेक क्या। अब हम दोनों तरफ ये दिन रात वो एक ही गल होती है। नहीं, कोई गल नहीं होती ना सेठी साहब। आज तुसी कितनी मुख्तलिफ गल्लां कीती हैं, पहले सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट, मसाला कोई ना कोई होंदा ही है। पाकिस्तानी सियासत अनइंटरेस्टेड नहीं हो सकती। अच्छा, हुण पेशावर तो इश्तियाक शाह साहब क्या जानना चाहते हैं आपसे? जी, जब हम दुनिया के ममालिक पे नज़र डालते हैं तो सिर्फ वही ममालिक तरक्की कर चुके हैं जो लिबरल हैं। क्या हमारा कोई चांस है नियर फ्यूचर में लिबरल मुल्क बनने का? वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या सवाल है। लिबरल बनने का क्या हमारा क्या चांस है लिबरल बनने? तो जाहिर है आप समझते हैं कि हम लिबरल नहीं हैं। पहली बात तो ये हो गई तय। अब लिबरल का मतलब क्या है? अब देखिए, मैं तारीख से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में लिबरलिज़म या लिबरल माशरा कब से था, कब नहीं था। अयूब ख़ान का ज़माना सियासी तौर पे एक डिक्टेटरशिप थी, मगर कल्चरली थोड़ी बहुत लिबरलिज़म थी उस वक़्त, कल्चर के हिसाब से। नॉट इस्लामिक कल्चर बट सेकुलर कल्चर। फिर आया ज़ियाउल हक साहब का ज़माना, वो बिल्कुल मईशत लिबरल थी, प्राइवेटाइजेशन थी, मगर कल्चर जो था वो नॉन लिबरल था, वो एक रिलीजियस कल्चर था। फिर मुशर्रफ साहब का ज़माना इकॉनमी भी चल रही थी और एनलाइटेड मॉडरेशन जिसे वो लिबरलिज्म कहते थे, उसका ज़माना आया। तो हमने ट्राई कर लिया है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकली डिक्टेटरशिप्स और कल्चरली लिबरलिज्म, अयूब खान एंड मुशर्रफ, एंड देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बट नॉन लिबरल ज़ियाउल हक। भुट्टो साहब का नॉन लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनलाइजेशन वगैरह, नॉन लिबरल, और लिबरल कल्चर, पीपल्स पार्टी का कल्चर आज तक लिबरल है। अच्छा, अब तो ये ट्राई तो हमने सब कुछ कर लिया, मगर आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा वसी है। वो कहता है कि जी क्या लिबरलिज़म, जो मुल्क जो है वो लिबरलिज़म प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इकॉनमी भी ग्रो करती है और खुशहाली भी होती है। अब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सरमायादारी निज़ाम को लिबरल निज़ाम कहते हैं। जहाँ भी सरमायादारी बनी, ग्रो की, वो उसको लिबरल कहते हैं। इसी और लिबरलिज़म का जो हॉलमार्क है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सबसे पहला उसका जो पिलर है, सतून है, वो है लिबरलिज़म का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लॉ एंड जस्टिस एंड इक्वालिटी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं उसी के अंदर लिबरलिज़म का इज़हार किया जाता है। पहली बात वो हो गई सियासी लिबरलिज़म, मल्टी पार्टी सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन, लोकल गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये लिबरल एक माशरे के ये पिलर्स हैं। मगर फिर एक और भी लिबरलिज़म होती है जिसकी ज़रूरत होती है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो होती है कल्चरल लिबरलिज़म। अब कल्चरल लिबरलिज़म में क्या आता है? सबसे बड़ी कल्चरल लिबरलिज़म जो है वो फ्री मीडिया है, और आप समझें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक लिबरल एनवायरनमेंट। लिबरल एनवायरनमेंट से मुराद क्या है? एक तो इकोनॉमिक लिबरलिज़म कि जी वन विंडो ऑपरेशन, रेगुलेशंस जो है वो बड़ी क्लियर कट हो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, पॉलिसी कंटिन्यूटी हो, वगैरह वगैरह। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल के माशरे में, वो लिबरलिज़म क्या है? लिबरल कल्चर। आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि इस वक्त सबसे बड़ी ग्रोथ इंडस्ट्री जो है सरमायादारी निज़ाम की, वो है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री से मुराद क्या है? सर्विस इंडस्ट्री से मुराद है कल्चर, खा वो एंटरटेनमेंट हो, खा वो फेसबुक हो, खा वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, दीज आर ऑल लिबरल इंस्टीट्यूशंस। खा वो साइट सीइंग हो, खा वो हॉलीडेज़ हो, खा वो लेजर टाइम हो, आपका जो
जो वो वक्त आपका जो आपने पैसे कमाए हैं उसको आप अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, जिसमें शॉपिंग भी है, शॉपिंग मॉल्स भी हैं, थिएटर भी है, फिल्म्स भी हैं, साइट सीइंग है, हॉलीडेज़ हैं, वकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा बनती हैं। अब बाकी दुनिया में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा जो ग्रोथ सेक्टर है वो है सर्विस इंडस्ट्री। पाकिस्तान में अंदर सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट ये है कि यहाँ बाहर के लोग नहीं आते टूरिज़्म के लिए। बाकी चीज़ें कुछ ना कुछ हैं, शॉपिंग मॉल्स भी कुछ बन गए हैं, थिएटर भी छोटा मोटा चलता रहता है, हालांकि वो पंजाबी थिएटर है या कुछ थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट थिएटर है, फिल्में भी बनती हैं और चलती हैं वगैरह वगैरह। और अलहमरा के ऊपर में और आर्ट्स काउंसिल में प्लेस भी होते हैं, थोड़े वहाँ खब्बे खट्टे खब्बे जाके लिबरल लोग जो बैठ के वहाँ ताली भी बजाते हैं, ये चीज़ें चलती हैं। बट ये सारे माशरे में ये छोटा सा हिस्सा है। अब मुझे ये याद है एक बात कि टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है इज़ द बिगेस्ट ग्रोथ अर्नर। अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपने सबने सुना होगा कि श्रीलंका के अंदर एक क्राइसिस ऐसी आई कि वो लगे थे, जब वो डिफ़ॉल्ट करने लगे थे तो टूरिज़्म बंद हो गई, बिकॉज वहाँ राइटिंग शुरू हो गई और उनके पास कॉफ़ी तो वो ख़ुद बनाते हैं, मगर जो बाकी टूरिज़्म के लिए जो साइट सीइंग के लिए जो सहूलियात होती हैं वो बंद होनी शुरू हो गई, बिकॉज उनके पास पेट्रोल नहीं था, उनके पास बिजली का प्रॉब्लम बन गया। तो क्या हुआ, टूरिज़्म बंद हो गई। जैसे टूरिज़्म बंद हो गई वहाँ तो एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन आनी शुरू हो गई। एक्चुअली उससे पहले सिर्फ एक बहुत ज़लज़ला आया खौफनाक, जिसकी वजह से इसको हवा में ये जो क्राइसिस था। अच्छा और उससे पहले बहुत अरसा पहले टेररिज्म भी थी, फिर उस वक्त भी टूरिज्म बंद हो गई। श्रीलंका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अर्नर या फॉरेन करेंसी अर्नर इज टूरिज्म। अच्छा, जब टूरिज्म खत्म हो गई तो ये मसला बन गया। अब टूरिज्म रिस्टोर हो गई है, ओवर 1 मिलियन टूरिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं सिंस दिस क्राइसिस, और उनकी इकॉनमी फिर ग्रोथ करनी शुरू होगी। क्या बात है, इंडिया के अंदर टेंस ऑफ मिलियंस टूरिस्ट जाते हैं साल के। श्रीलंका में टूरिज्म हो रही है, पाकिस्तान में टूरिज्म क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान में सिर्फ वो टूरिज्म हो रही है कि लाहौर से उठ के कुछ लोग गिलगित चले जाते हैं, कराची से उठ के कुछ लोग ग्वादर या इधर उधर हो आते हैं, मगर सब जगह पे डर लगता है। एक तो ये कि ट्रांसपोर्ट और होटल फैसिलिटीज़ आर नॉट अप टू द मार्क, दूसरी तरफ जो लेजर की जो इन्जॉयमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है। ख़वातीन के ऊपर बहुत से सवाल खड़े होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन इन लेजर एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं या कंजर्वेटिव इलाके हैं जहाँ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि फ़ॉरेन टूरिस्ट या ख़वातीन वहाँ शॉर्ट्स पहन के फिरें या कोई बीचेस पे जाएं जहाँ के वो स्विमिंग करें। नो, दिट्स नॉट पॉसिबल। तो ये माहौल यहाँ ऐसा कल्चरली रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, कंजर्वेटिव रिलीजियस माहौल है कि जिसमें टूरिज़्म नहीं फ्लरिश कर सकती। जो वो टूरिज़्म जो बाहर से पैसे लेके आती है और यहाँ खर्च करती है, उनके लिए एक स्पेशल सिचुएशन चाहिए जिसमें वो आना चाहें। हम सारा वक्त ये कहते हैं जी कितनी खूबसूरत है हमारे नॉर्दर्न एरियाज, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समुंदर भी हैं, बीचेस भी हैं। अरे भाई, इसके साथ टूरिज़्म नहीं होती, उसके इन चीज़ों के साथ होटल्स चलते हैं, होटल के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलती है, उसके अंदर लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये नहीं होता कि ख़वातीन सड़क पे चले और सारे मर्द ऐसे करके उसको घूरें और वो बेचारी शर्मिंदा होकर भाग जाए वहाँ से। ऐसे नहीं होता टूरिज़्म के अंदर। और उसकी और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं शायद जिक्र नहीं कर सकता। तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा आपको टूरिस्ट की। तो टूरिज़्म के लिए एक लिबरल माहौल बनाना पड़ेगा। जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि सऊदी अरेबिया ने ये बात पहचान ली। सऊदी अरेबिया से ज़्यादा कंजर्वेटिव और रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं थी। और अब मोहम्मद बिन जो सलमान साहब हैं वो इसको रिवर्स कर रहे हैं। उन्होंने $500 अरब का प्रोजेक्ट बनाया है कि वहाँ कल्चरली लिबरल बनाया जाए उस सोसाइटी को, जिसमें जैसे दुबई है कल्चरली लिबरल। हालांकि मुसलमान ममालिक है, सारे नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, मगर कल्चरली दे आर लिबरल। वो कहते हैं हमारा मज़हब हमारे लिए, किसी और का मज़हब उनके लिए, किसी की ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे, ना ही घुटन क्रिएट करेंगे। यहाँ खुला माहौल करेंगे मगर रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट का ये मतलब है क्राइम नहीं होने देंगे, कोई मजहबी क्राइम नहीं होने देंगे, किसी को धमकी नहीं दिलवाएंगे, सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे, ताकि लोग खुशी से एंजॉय कर सके। उन्होंने एक नया पैराडाइस ऑन अर्थ बना दिया वहाँ। तो यही सऊदी अरेबिया करने जा रहा है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ कल्चरल लिबरलिज्म लैकिंग है। ऊपर से आपकी जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है वो भी इस वक्त ख़तरे में है। इसीलिए लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तुम फ़ोन करो और इमरान खान को बाहर निकालो। ये इस्टेब्लिशमेंट को मौलाना कह रहे हैं आप पीछे धकेलें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक पूरा पैकेज डील होती है
लिबरल की। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि सरमायादारी निज़ाम को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए एक लिबरल एनवायरनमेंट की सख्त ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ ना सरमायादारी सही तरीके से चलती है, ना लिबरल एनवायरनमेंट है यहाँ। जो थोड़ी बहुत लिबरलिज्म थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी दिन हर रोज़ हर तीसरे चौथे साल उसके ऊपर अटैक आती है। और तो ये हमारी सिचुएशन है। हाँ, यानी सोच की संजीदगी तो तभी आ सकती है इस मामले की तरफ और मुल्क की मामलात की तरफ तवज्जो दी जा सकती है जब छोड़े जाएंगे, एक तरफ रखे जाएंगे। अब जब आपने ये सारी पाकिस्तान की हकीकत खोल के बयान की कि हम उस तरफ क्यों नहीं जा सकते, हालांकि छोटा सा मामला टूरिज़म की तरफ तो इमरान खान साहब ने भी बहुत दफ़ा बात की कि हम प्रमोट करेंगे, कर नहीं सके। तो करप्शन के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा कहा जाता है कि ये किस रैंकिंग में। अब्दुल बासित साहब लाड़काना से क्या जानना चाह रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन की क्या सूरत हाल है? क्या करप्शन अभी कम हुई है, ज़्यादा हुई है? जब इमरान खान थे तो वो यही नैरेटिव था उनका कि करप्शन है, ये वो। जब से ये पीडीएम वाले आए हैं, करप्शन की क्या सूरत हाल है? कोई न्यूज़ वगैरह में कोई करप्शन के बारे में कुछ नहीं बोलता। जी हाँ, सही है। बात यह है जी कि करप्शन का इंडेक्स तो एक ही है जिससे करप्शन दुनिया में मेजर कर रहे हैं लोग, वो सही नहीं है, मगर अब और कोई है नहीं तो फिर उसी का सहारा लेना पड़ता है। वो है ये एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन इंडेक्स। अब ये हर साल अपना करप्शन इंडेक्स छापते हैं और बताते हैं कि एक मुल्कों की रैंकिंग क्या है, कितने ज़्यादा करप्ट हैं, कितने कम हैं, किसकी बेहतर हुई है, किसकी ख़राब हालत हुई है, एंड सो ऑन। तो वो हर साल रिपोर्ट आती है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पिछले साल 2022 में हमारा रैंकिंग 140 थी और अब 133 हो गई है, तो 7 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब ये है कि खान साहब के ज़माने में 21-22 में ज़्यादा करप्शन थी और पीडीएम और केयरटेकर गवर्नमेंट में कम करप्शन है, ये तो उनका कहना है। अच्छा। इसी तरीके के साथ पहले भी जब वो इंडेक्स ये करते रहे हैं तो नवाज शरीफ ज़माने में, आप शायद हैरान हो ये बात सुनकर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती थी कि नवाज शरीफ ज़माने में करप्शन कम हुई थी और उससे पहले जो रेजिम्स थी वहाँ करप्शन ज़्यादा थी, ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी का ज़माना था वो। तो नवाज शरीफ साहब का जो ज़माना 2013 के बाद आया वहाँ करप्शन गिरनी शुरू हुई, खान साहब के ज़माने में बढ़नी शुरू हुई, फिर अब पीडीएम और ये जो करंट हुकूमत है इसके ज़माने में गिरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स अभी छपा है ये वो कह रहे हैं, ये आप जाके देख सकते हैं इसके डिटेल्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी कह रही है। ठीक है, और इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें अखज़ की जाती हैं और ये रिपोर्ट पब्लिश होती है बाकायदा से, इसकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आपको आपके सवाल का जवाब मिला, कुछ मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है भेजें सवाल। सेठी साहब से अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।